धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें भाजपा की तरफ से प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से कमल सिंह पटेल दत्तीगांव का मुकाबला के लिए मैदान में तैयार हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इस चुनावी मैदान में कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अभी तो कमल सिंह पटेल भी दत्तीगांव के सामने कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। वो इसलिए भी कि पटेल बरसों से दत्तीगांव के बीच रहे हैं और दत्तीगांव की हर चाल से पटेल वाकिफ भी हैं। हालांकि दत्तीगांव ने अपने राजनीतिक पैतृत्व आज तक नहीं सिखाए होंगे, मगर पटेल भी कोई कम चतुर नहीं है। दत्तीगांव की कई चाल तो उन्होंने बिना सिखाए भी सीख ली होगी। यही वजह है कि पटेल आज दत्तीगांव से टक्कर लेने से जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे। इसलिए बदनावर विधानसभा का उपचुनाव अब दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। दत्तीगांव और पटेल की टक्कर को लेकर ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा ने धार के वरिष्ठ पत्रकारों से सवाल जरूरी के माध्यम से विशेष चर्चा की, तो सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से अपना विचार साझा किया। आप भी देखिए धार के वरिष्ठ पत्रकारों से अमर वर्मा की यह खास चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अमर वर्मा। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्लोबल इंडिया टीवी का खास कार्यक्रम है सवाल जरूरी है। सवाल जरूरी में मेरे साथ खास मेहमान हैं। खास मेहमान से परिचय कराने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ पर 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 28 में से 25 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस के विधायकों ने विधायिका पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ इसी खास चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मेरे साथ है राजेश जी शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और मधुर भाषा और विनम्रता से जाने जाते हैं। मेरे साथ आगे हैं प्रवीण तोमर जी, जो कि फ्री प्रेस के लिए अच्छा लिखते हैं और काफ़ी राजनीति में पकड़ रखते हैं। साथ ही मेरे साथ छोटू शास्त्री जी हैं, जो कि आज तक के जिला ब्यूरो हैं और पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। ये भी राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। साथ मेरे साथ चुनू वाजपेयी जी हैं, जो कि निडर और निष्पक्ष पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। मैं सबसे पहले बदनावर 28 सीटों में से बदनावर सीट एक ऐसी सीट है जहां से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जहां पर उपचुनाव होना है। अब बदनावर में क्या स्थिति है, क्योंकि जो कमल सिंह पटेल को टिकट मिला है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी समर्थक रहे हैं। ऐसे में बदनावर उपचुनाव क्या कहता है, इसके लिए हम पहला सवाल लेंगे राजेश शर्मा जी से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है बदनावर उपचुनाव किस तरह से आप देखते हैं? अभी बदनावर उपचुनाव मध्य प्रदेश के जितनी भी बाई इलेक्शन के 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसी तरह से मैं देखता हूँ। लेकिन बदनावर धार जिले का एक सामान्य सीट है और बदनावर पर हमेशा राजनीतिक प्रेक्षकों की, राजनीतिक पंडितों की और पूरे मध्य प्रदेश की निगाह रहती है। स्वाभाविक है, धार जिला एक राजनीतिक लिहाज से बड़ा पोटेंशियल जिला है और उसमें बदनावर सीट का अपना महत्व है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी चूँकि कैबिनेट मंत्री हैं, तो उस लिहाज से उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण ये सीट है कि उन्हें न केवल अपनी सीट को बरकरार रखना है, क्योंकि वो यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिताजी का बदनावर पर काफ़ी दखल रहा है, राजनीतिक दबदबा रहा है। तो उस लिहाज से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी के लिए ये सीट बड़ी चुनौतीपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। उनको जीतना होगा और उनके सामने जो कमल सिंह पटेल खड़े हुए हैं इस बार चुनाव में, वो कहीं ना कहीं दत्तीगांव परिवार से ही काफ़ी उनका राजनीतिक सामंजस्य रहा है, या यूँ कहें कि दरबार जी के साथ उनकी बड़ी मेलजोल रही। राजनीतिक तौर पर राजवर्धन जी को लॉन्च करने में या राजवर्धन जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा को निभाने में उनका बड़ा योगदान रहा। तो ऐसे सूरत में निश्चित तौर पर बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव है। हालांकि राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव का अपना बैकग्राउंड है, उनकी अपनी राजनीतिक पकड़ है, 3 बार के विधायक हैं, इस बार कैबिनेट मंत्री हैं और उपचुनाव में सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं हमेशा से फायदा मिलता रहा। इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव ठीक होना चाहिए। तोमर साहब, जैसा कि राजेश जी ने बताया कि दत्तीगांव कैबिनेट मंत्री है, उसका फायदा मिलेगा, क्या देखते हैं आप इसको, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से बदनावर को पहली बार बदनावर का हक मिला है। तो कभी भी कांग्रेस हो चाहे भाजपा की पहले भी सरकारें रही है, पर कभी भी किसी को मंत्री का दर्जा मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कई बार ये सीट विपक्ष में भी गई है, परंतु इस बार निश्चित रूप से टक्कर है और स्थानीय का मुद्दा भी वहाँ पे बड़े मायने रखता है। और काफ़ी वहाँ जो प्रत्याशी थे 15-16 प्रत्याशी, उन्होंने सबने एक रूप होकर कहा था कि हम स्थानीय को देंगे तो हम सब मिलकर काम करेंगे, और लगता है सब मिलकर काम कर रहे हैं। उधर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का एक राजनीतिक परिवार रहा है, उनके मातावीर
जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रही हैं, उनका भाई भी मंडी अध्यक्ष रहा है और पूरा परिवार एक कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा और एक जमीनी पकड़ वाला परिवार रहा है। तो निश्चित रूप से चुनाव वहाँ काफ़ी टक्कर का है और कहा नहीं जा सकता कि वहाँ एक तरफा कोई भी पार्टी किसी नहीं कह सकती इस वक्त कि हम जीत रहे हैं। तो काफ़ी टक्कर का चुनाव है। बात तोमर साहब ने टक्कर की है, तो टक्कर का जो सवाल है मेरा कि एक कमलनाथ ने कमल को चुना, इधर राजवर्धन ने फिर कमल को चुना, तो कमल वर्सेस कमल की लड़ाई कितनी शानदार रहेगी, जानदार रहेगी, यही टक्कर हम शास्त्री जी से सवाल लेंगे। देखिए, बदनौर विधानसभा का जो मिजाज है तो वही टक्कर वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव हुए हैं आज़ादी के बाद से हर चुनाव वही टक्कर वाला रहा है। बहुत कम मार्जिन से, एक आध दो चुनावों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम मार्जिन से मतदाताओं ने अपना निर्णय दिया है। एक बार फिर बदनौर में चुनाव हो रहे हैं, दोनों पार्टियां अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही है। भाजपा ने जहां राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री कमल कुलस्ते और तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है, कांग्रेस अभी कहीं न कहीं इस मामले में पीछे है। अभी सिर्फ वह उनके चुनाव प्रभारी माला बच्चन, जिले के कुछ नेता, उनके भरोसे कमल सिंह पटेल है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव तो बड़ा कांटो भरा है, लेकिन ये किस करवट बैठेगा ये दिलचस्प होगा। शास्त्री जी, जैसे कि यहाँ पर एक बदनौर विधानसभा में पाटीदार वोट बैंक और जो है राजपूत समाज का वोट बैंक को देखकर कमल सिंह पटेल को दिया गया है, तो क्या कमल सिंह पटेल राजपूत जो वोटर है उनको कितनी सेल लगा पाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी राजपूत से आते हैं? देखिए, अभी तो टिकट हुआ फाइनल है, 16 तारीख के बाद ही सिनेरियो बिल्कुल क्लियर होगा कि क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 16 तारीख है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वे हर परिस्थिति में जाके अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लिहाजा कमल सिंह पटेल गुजराती राजपूत है और गुजराती राजपूत होने के कारण ही उनको टिकट मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। रही बात पाटीदार समाज की, तो पाटीदार समाज भी गुजराती राजपूत से ही अच्छा मेलजोल रखता है, क्योंकि दोनों का प्रादुर्भाव गुजराती राजपूतों का भी और पाटीदारों का भी गुजरात से हुआ है। तो कोई बहुत ज़्यादा गुजराती राजपूत और पाटीदारों में वैमनस्य नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती तो है, क्योंकि जब तक मत पेटी में मत गिर नहीं जाए, परिणाम आ नहीं जाए, तब तक कुछ कहना जल्दबाजी। अगला सवाल मैं वाजपेयी जी से लूँगा। वाजपेयी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस कन्फ्यूजन है, कभी टिकट उसको देते हैं, कभी इसको देते हैं, परिवर्तित करते हैं, क्या इनके पास ऐसे प्रत्याशी नहीं है कि वो अपना प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी उतार सके कैबिनेट के सामने? प्रत्याशी उनके पास निश्चित थे, लेकिन दबाव गारंटी के तहत वो टिकट बदला गया जो बता रहे हैं, और जो टिकट दिया गया है वो जातिवाद को देखकर दिया गया है, और जातिवाद को देखकर टिकट देना ये गलत बात है, उचित नहीं है। ये कितने वोट है, जाति कितने वोट को टिकट दे दो, ये गलत बात है। मतदाता कभी भी जातिवाद को देखकर मतदान नहीं करता है, वो प्रत्याशी देखता है, वो जाति नहीं देखता है। तो इस बार बदलाव में जो क्या है गुजराती राजपूत समाज है, कमल पटेल को दिया जाए, इसका वोट बैंक बड़ा है, चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं है, गलत है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा जातिवाद बोलने का टिकट नहीं देना चाहिए, और जो बदला है टिकट वो भी दबाव के तहत बदला गया, तो इसका कोई फायदा कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। मैं अगला सवाल लूँगा तोमर साहब से। तोमर जी, कांग्रेस एक बिखरी हुई पार्टी देखी जा रही है। अभी जो बदलाव और उपचुनाव जो होने जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं संगठन नहीं है, जबकि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। यहाँ पर इन सभी को संगठित कर लिया उन्होंने, और सब उनके लिए जुट होकर काम करने लग गए। क्या वो ऐसा? अभी इस वक्त तो ऐसा देखा जा रहा है कि जब स्थानीय लोग जब प्रदेश अध्यक्ष पास गए थे तो उन्होंने कहा था स्थानीय प्रतिनिधि दो, तो हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि सारे गुट एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और सारे गुट जितने भी कांग्रेस के गुटबाजी, कांग्रेस की गुटबाजी, निश्चित रूप से कांग्रेस में गुटबाजी थी और है, परंतु अभी ऐसा लग रहा है बदनापुर चुनाव में कि सारे गुट एक होकर काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर सब एक होकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। और निश्चित रूप से देखा जाएगा कि अगर किसी ने भी पार्टी के विरोध में काम करने की कोशिश की तो पार्टी सख्ती से कार्रवाई भी कर सकती है। मैं एक अगला चुनाव सवाल लूँगा शास्त्री जी, एक मेरे मन में आया कि भाजपा के साथ भीतरघात, अगर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को टिकट तो मिल गया, अगर जीत होती है तो 28 तक भी टिकट उनका फाइनल है। ऐसे में जो स्थानीय लोग अपना भविष्य देख रहे थे, उनका क्या होगा? देखिए, राजनीतिक जो संभावनाएँ होती हैं
निश्चित तौर पे आशाओं पे टिकी होती है। और बदनावर में बीजेपी में अगर राजनीतिक टिकाऊ नहीं आते तो स्वाभाविक है वहाँ पर डॉक्टर प्रहलाद सोलंकी, हेमराज पाटीदार, मनोज सोमानी, ऐसे तमाम नेता थे जिनको टिकट मिलने की संभावनाएँ थी। स्वाभाविक है राजेंद्र टिकाऊ जी के भाजपा में आने के बाद फिलहाल तो उनको टिकट मिलने की संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं ये चुनौती है टिकाऊ जी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके भीतर हाथ को रोका जाए, क्योंकि अभी भले ही नहीं दिख रहा हो लेकिन सतही तौर पर टिकाऊ जी को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ तो चोट न कर दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनिक ढांचा इतना मजबूत है कि उसकी संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी राजनीति में कब सब कुछ हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल, राजनीति में कब कुछ हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है। अगला सवाल मैं लूँगा राजेश जी शर्मा से। शर्मा जी क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बदनावर जो है वो एक एजुकेशन क्षेत्र आता है, उसमें क्या काफ़ी नवयुवक जो है शिक्षित है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पे लेकर अगर नदी गाँव फिर से कैबिनेट में आते हैं जिनकर, तो वो किस प्रकार से उनकी समस्या हल हो सकती है? निश्चित तौर पर यूथ कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करता है और जिस तरह का भी सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह के मुद्दे हैं, और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी के पास वैसे भी उद्योग मंत्री का उनके पास पोर्टफोलियो है, तो उस लिहाज से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो फिर से कैबिनेट मंत्री चुनाव जीत करके आने के बाद अगर कैबिनेट मंत्री बनते और यही पोर्टफोलियो रहता है तो बदनाम और धार जिले और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी संभावना रहेगी, क्योंकि राजवर्धन जी स्वयं उद्योगों में और युवाओं में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। उनकी विदेशों में शिक्षा हुई है, भारत के भी कई अच्छे कॉलेजेस और अच्छे स्कूलों में उनका एजुकेशन हुआ है। स्वाभाविक है कि उनको कहीं न कहीं युवाओं की नब्ज पता है कि किस तरह से हमारे यूथ को ओरिएंटेड करना है, यूथ को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, यूथ के लिए क्या पॉलिसी हमको डिटरमाइन करना है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राजवर्धन जी फिर से चुनाव जीतते हैं, फिर से उनके पास यही पोर्टफोलियो रहता है कैबिनेट मंत्री का, तो एक बड़ी संभावना बन सकती है कि वो धार जिले के युवाओं के लिए एक बड़ा खाता बना सकते हैं बड़े विजन के साथ। और वैसे भी मैंने जब उनसे मुलाकात हुई, जब हम लोग उनसे मिले हैं, छोटू भाई, चुन्नू भाई, प्रवीण भाई, हम सब लोग जब भी मिले तो लगा कि उनके पास एक विजन है, विजनरी के साथ वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि होप कि राजनीति में वो कुछ अच्छा करेंगे, युवाओं के लिए हम सब उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, युवा उम्मीद कर सकते हैं। मैं तोमर साहब से एक सवाल है मेरा कि आपने बताया टक्कर यानी अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बड़े लिखे शिक्षित, इधर देखा जाए कमल सिंह पटेल तो काफ़ी तुलना में कहीं ना कहीं मतलब मार खाते हैं और राजनीति अनुभव भी उनको काफ़ी कम है। ऐसे में क्या लगता है आपको कमल सिंह पटेल टक्कर दे पाएंगे? निश्चित रूप से कमल सिंह पटेल टक्कर देंगे और टक्कर पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है, आदमी नहीं। और हर दोनों ही पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कार्यकर्ता काम करेगा और निचले स्तर तक काम करेगा, बूथ स्तर तक काम करेगा तो पार्टी बिल्कुल जीतेगी। और वहाँ कमल सिंह पटेल नहीं या राजवर्धन दत्तीगांव नहीं, वहाँ काम कर रही है संगठन दोनों तरफ काम कर रहा है। संगठन काम करेगा तो निश्चित रूप से जो जिसका भी संगठन मजबूती से काम करेगा वो चुनाव जीतेगा। एक और पॉइंट ये भी है कि जो इस तरह से जो कांग्रेस एक माहौल बना रही है कि अब विधायक बीके है 35 करोड़ बीके, या जबरदस्ती मध्य प्रदेश को चुनाव झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं आप और हम और एक आम जनता को ये पैसा हमारे जेब से निकला हुआ, ये टैक्स कहीं ना कहीं जनता का टैक्स है, हमारे जेब से पैसा निकला है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मन में मतदाता जो ठगा गया है उसको भी कहीं ना कहीं एक चुभा हुआ। बिल्कुल सही बात है, मतदाता एक ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। ये तोमर साहब ने बताया। तो हम वाजपेयी जी से लेंगे कि जनता किसके साथ जाएगी, कांग्रेस के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी, क्योंकि जनता चाहती थी कांग्रेस की सरकार बना और कांग्रेस को चुनकर प्रदेश में सरकार भी बनाई। फिर से कांग्रेस की सरकार जीते तो क्या कमलनाथ अपने कामयाब हो पाएगी अपनी सत्ता का जो सपना देख रहे हैं? नहीं, अपने स्पष्ट है कि जनता का मूड क्या है, जनता कौन है और उनको जो अपना निर्णय है वो उस दिन देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार गिरना फिर चुनाव होना नुकसान तो है इस बात का। जनता का जो पैसा है पैसे को देखती है तो ये सरकार की अपने जिस स्वार्थों के लिए ये लड़ाई ऊपर 17 की लड़ाई थी, बड़े नेता जो लड़ रहे थे उसकी लड़ाई के चलते सरकार गिरा दी गई। चलो जनता का कोई दोष है, कोई लेना है जनता को इस मामले में। उन्हें अधिकार नहीं मिला, हमें मंत्री बनाया गया, इसके सब मुद्दों को लेकर विवाद हुआ, लड़ाबाजी हुई, जो भी हुआ उसको लेकर सरकार गिरा दी गई। लेकिन इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। तो जनता निश्चित इस बार चुनाव में कुछ ना कुछ सबक सिखाएगी जनता को। बिल्कुल सही बात है, जनता को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि आगे अगर चुनाव होगा ऐसा कांग्रेस में हुआ ऐसा भाजपा में हो सकता है। भाजपा के भी इतने इससे ज़्यादा लोग भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। इस पर क्या कहिए आप?
देखिए आयाराम गयाराम तो कोई भी मुक्त नहीं है, हर पार्टी में लोग जाते हैं आते हैं। तो जो 28 लोग चुनाव हो रहे हैं वो भी इसी की परिणति है। और चूँकि अब इन बातों का कोई महत्व रह नहीं गया है कि किसने क्या किया, लेकिन चूँकि चुनाव हो रहे हैं और चुनाव 28 विधानसभा में हो रहे हैं और 28 विधानसभा चुनाव ही प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, किस्मत बदलेंगे और दिशा देंगे। तो अब इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं गया। अब तो ये है कि अब कौन पार्टी कितनी अधिक सीटें लेकर अपनी ताकत बढ़ा सकती है। क्या लगता है तो मतलब ये भाजपा अपनी सत्ता को कामयाब मतलब स्थायी रख पाएगी या फिर कमलनाथ अपनी सरकार वापस पुनः बना लेगी? अब ये तो मतदाता तय करेंगे कि कौन किसकी सरकार बनाए और मतदाता उसको किस रूप में 28 विधानसभा सीटों पर मतदाता किस रूप में अपने अपने विधायकों को अपने जो प्रतिनिधि है दोनों पार्टी को उनको देख रहा है। तो मतदाता तय करेगा कि अब हमको 3 साल किससे काम करवाना है। 15 साल का कार्यकाल भी देखा है मतदाताओं ने, 1.5 साल का कार्यकाल भी देखा है मतदाताओं ने। अब ये मतदाता तय करेगा कि हमको किस ओर जाना है और किससे हमको प्रदेश का विकास करना है। बिल्कुल सही बात है तोमर साहब कि मतदाता को तय करना है कि किस ओर जाना है, लेकिन यहाँ पर सभी अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कांग्रेस में कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, तो कोई टिकट के लिए लड़ रहा है, तो कोई पद के लिए लड़ रहा है। ऐसे में शर्मा जी आप क्या कहेंगे, वाकई में ऐसी लड़ाई होना चाहिए या बनी रहेगी? राजनीति का तो मूल मंत्र है सत्ता प्राप्ति। सत्ता प्राप्ति के लिए निश्चित तौर पर सीट की लड़ाई है, टिकट की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि राजनीतिक सिनेरियो हमेशा से ऐसा देखा गया है और युगों तक इस तरह की चीज़ें चलेगी, इसका हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। पर हाँ, राजनीति में हम लोग अगर सुचिता, राजनीति का जो शुद्धिकरण है वो अगर कहीं ना कहीं जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं चुनकर के आते हैं, वो अगर कहीं ना कहीं इस तरह का प्रदर्शन करें तो मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल जाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा है कि भारतीय राजनीति में कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक शुद्धिता, एक सुचिता का उदाहरण पेश किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 28 विधानसभा के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें चुने हुए प्रतिनिधि जो भी विधायक बन करके आएंगे, इनमें से कई मंत्री भी बनेंगे, वो सब लोग एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करें पॉलिटिकल कि जिससे मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुचिता का उदाहरण पेश करें। मैं इसको नहीं नकार सकता कि जो भी राजनीति में आता है तो निश्चित तौर पर उसका लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति करना, शक्ति प्राप्त करना। वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 अंग हैं। उसमें चूँकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये 2 ऐसे अंग हैं जो लगातार कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को अपनी ओर डिसेंट्रलाइज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सत्य को नहीं झुटलाया जा सकता कि राजनीति में रहने वाले लोग सत्ता से या कुर्सी से परहेज करेंगे। पर सुचिता मेरी नज़र में ज़रूरी है कि राजनीति में सुचिता होना आवश्यक है। जी हाँ, बदनावर उपचुनाव में जनता फिर से कांग्रेस को चुनती है तो कमल सिंह पटेल से क्या फ़ायदा मिलेगा जनता को बदनावर के हिसाब से? देखिए, प्रश्न आपका पूर्णतः काल्पनिक है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर रहे हैं। कमल सिंह पटेल चुनाव जीतते हैं तो स्वाभाविक है, तो अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो उनके लिए थोड़ा सा विकास करवाना आसान होगा। और कांग्रेस सरकार नहीं बनती, भाजपा सरकार बनती है तो कमल सिंह पटेल चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी चुनौती और बढ़ेगी, क्योंकि विपक्ष से विधायक कहलाएंगे। विकास की अवधारणा है उस तरीके से नहीं करवा पाएंगे जिस तरीके से सत्ता पक्ष से विधायक करवा पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कमल सिंह पटेल का जितना ही महत्वपूर्ण नहीं है, कमल सिंह पटेल के साथ उनकी सरकार बनना भी महत्वपूर्ण है, तभी बदनाव में विकास होगा, इसमें संदेह। बिल्कुल सही बात शास्त्री जी, क्योंकि जिस प्रकार से कमल सिंह पटेल अगर जीतते भी हैं तो कांग्रेस के लिए 27 सीट जो गंवाई थी 27 तो उनको लाना ही है पिछली परिस्थिति के लिए। मैं अगला सवाल लूँगा वाजपेयी जी से। बदनावर की जनता बड़ी कन्फ्यूजन में हो गई है कि क्या करें, हमने कांग्रेस जिताया, भाजपा आ गई है, भाजपा में फिर पहले एक समय दत्ती गाँव जो थे वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे, आज भाजपा के लिए मांग रहे हैं। तो क्या इस नज़रिए से आप देखते हैं? जनता कंफ्यूज तो है कि पूर्व में जब दत्ती गाँव जी आते थे तो कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे और इस बार बीजेपी के लिए मांग रहे हैं। पर जनता का जो निर्णय है वो वोट सोच समझ के देगी और वही दत्ती गाँव जो बता रहे हैं मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मेरा परिवार है और मेरी जनता मेरा परिवार है, तो उनका विश्वास है वो लेकर कि पार्टी को यह सिंबल देखकर नहीं, ये मुझे देखकर मतदान करेगी जनता, मुझे देखेगी। तो देखते हैं हम चुनाव में जनता का क्या रूप रहता है। बिल्कुल सही बात है, जनता को देखती है चुनाव में क्या होता है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि दत्ती गाँव हमेशा बोलते हैं कि मैं बदनावर से चुनाव लड़ रहा हूँ, बदनावर के हक के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि बदनावर चुनाव लड़ रहा है
ये लड़ाई बदनावर की है, कितनी सच है? नहीं, बदनावर की लड़ाई भी है। ये लड़ाई तो बदनावर की अगर लड़ना होती तो बात अलग थी, लेकिन ये लड़ाई तो पद की लड़ाई है। तो मैं तो इस मामले में प्रधानमंत्री से धार की आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे आयाराम गयाराम को आगे 3 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पार्टी का जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो परसों धार से हमारे साथ अन्याय हो गया। हमारे विधायक 3 बार जीती, मंत्री नहीं बन पाई, इसलिए नहीं बन पाई कि बीजेपी को सरकार बनाना थी और उनको मंत्री बना दिया गया। तो कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ पद की लड़ाई है, पद की लड़ाई है। कोई किसी बदनावर की लड़ाई नहीं लड़ रहा, कोई गाँव की लड़ाई नहीं लड़ रहा। बिल्कुल सही बात है, पद की लड़ाई है। शर्मा जी, आप क्या कहिए? पद की लड़ाई चल रही है। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता ही चुका था कि वरुण तोमर जी के अपने विचार हो सकते हैं, पर इस पर मैं सीधे टिप्पणी करने से बचूँगा। ये ज़रूर है कि मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में या कहीं पर भी हम जब किसी व्यवस्था में जहाँ पर हम अपनी किसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, तो वहाँ पर हमारा मूल लक्ष्य यही रहता है कि मैं सत्ता प्राप्त करूँ या मैं पद प्राप्त करूँ, निश्चित तौर पर। लेकिन व्यक्ति का अपना एक विज़न भी होता है कि वो किस विज़न के साथ चुनाव लड़ रहा है। हालांकि उन्होंने अपना ये स्टैंड लिया है कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे रावल चुनाव लड़ रहा है। हो सकता है उस पर अभी टिप्पणी करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, पर ये ज़रूर है कि राजनीति में, व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका मूल लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना। वाजपेयी जी, मैं आपसे कहूँगा कि ये लड़ाई किसकी लड़ाई? जनता की लड़ी जा रही है कि मतलब जनता लड़ रही है अपनी लड़ाई? नहीं, जनता की लड़ाई तो हो ही सकती है ना। जनता की नेताओं की लड़ाई है। जो नेता लड़ रहे थे, नेताओं लड़ सरकार गिरा दी और वापस चुनाव जो 2 साल बाद फिर आ गए वापस वोट मांगे, तो ये लड़ाई जनता की हो ही सकती ना। जनता ने तो विकास के लिए अपने व्यक्ति को चुन लिया, सरकार बना दी थी, वो जनता अपना काम कर दिया था। लेकिन नेता लड़े, आपस में सरकार गिरा दी, फिर दोबारा आ गए, तो ये लड़ाई जनता की नहीं, नेताओं की आपकी लड़ाई है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये लड़ाई नेताओं की है, जनता की नहीं है। जनता तो अपने तो नेता चुनती है और सरकार बनाती है, लेकिन सरकार फिर वो अपने स्वार्थ के लिए सरकार गिराकर फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और अपने पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ।